नमस्कार दोस्तों, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस स्टॉक आइडिया को डिस्कस करेंगे, उसका नाम है ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका मार्केट कैप 1200 करोड़ है। इसका करंट मार्केट प्राइस 345 रुपए के करीब है। इनका प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बिजनेस नीश है। फैमिली जो प्रमोट करती है इस बिजनेस को, बुदानी फैमिली, उनकी थर्ड जनरेशन अभी इस बिजनेस को संभाल रही है। प्रमोटर की स्टेक ऑलमोस्ट लिमिट को टच कर रही है। लिमिट होती है 75% की, जैसे कि आप जानते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की स्टेक 74% ऑलरेडी है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है बेसिकली: कैम्फर, अरोमा केमिकल्स, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स। तो आइए अब देखते हैं इनका सेगमेंट से रेवेन्यू कैसा आया है। तो अगर 2020 के फिगर्स देखें तो उसमें कैम्फर से कुछ 35% रेवेन्यू आया है, अरोमा केमिकल से 35% रेवेन्यू आया है, और फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस से बाकी बचा हुआ 30% रेवेन्यू आया है। कैम्फर जो है कमोडिटी प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती है, लेकिन उसमें एक फार्मा ग्रेड कैम्फर होता है, जैसे जो पीएनजी का विक्स है, जो कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं लोग। और विक्स तो इतना बड़ा ब्रांड है कि उसका कॉम्पिटिटर भी लोग नहीं जानते होंगे कि कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट भी है क्या उसका। तो विक्स में जो कैम्फर यूज होता है, पीएनजी वो ओरिएंटल एरोमेटिक्स से खरीदती है। एरोमा केमिकल्स बेसिकली इंडिया की जो फ्रैग्रेंस और फ्लेवर की इंडस्ट्री है, वो एमएनसी कंपनीज डोमिनेट करती हैं। तो ओरिएंटल एरोमेटिक्स उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करती है। वो बेसिकली जो ये फ्रैग्रेंस और फ्लेवर की जो एमएनसी कंपनीज हैं, उनको एरोमा केमिकल सप्लाई करती है। तो ये हो गया 35%। अब फाइनली जो फ्लेवर एंड फ्रैग्रेंस है, उससे इनका 30% रेवेन्यू आता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर ऑयल, पे पेंट, एफएमसीजी नहीं है बट फिर भी पेंट और वार्निश और शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप, तो इन सब में जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस चाहिए, इनफैक्ट फूड आइटम्स में भी, जैसे चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस, तो उन सब में जो ये फ्लेवर और फ्रेग्रेंस है, उसकी कॉस्ट कुछ 5% के करीब होगी। लेकिन वो ही फ्लेवर और फ्रेग्रेंस है जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें पसंद आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। वो जनरली अपने सप्लायर्स को चेंज भी नहीं करते हैं, और एक ही जो सप्लायर है मोस्टली उसी से लेते रहते हैं फ्लेवर और फ्रेग्रेंस। स्टिकी बिजनेस है ये काफ़ी। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इनका जो ये प्रोडक्ट है, वो कैसे स्टार्टिंग से कैसे बनता है और फाइनल क्या होता है। वैल्यू चेन देखते हैं इनकी। तो इनका सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पाइन ट्री, पेट्रोलियम, एलोरेटिक एसिड, जिसे जनरली शेलक पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो इन सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल से जो रॉ मटेरियल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है अल्फा पिनेन, दूसरा होता है पेट्रोकेमिकल्स। अल्फा पिनेन ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन ये चाइना से सोर्स करती थी कंपनी, और 95% वही था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये डिपेंडेंसी बहुत बड़ा रिस्क है हमारे बिजनेस के लिए, और उन्होंने स्लोली उसको कम करके पेट्रोकेमिकल्स वाला सेगमेंट बढ़ा दिया। अभी आप देखेंगे तो कुछ 20% ही डिपेंडेंसी है अल्फा पिनेन पे। अब इससे जो प्रोडक्ट्स और ब्लेंड्स बनते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे एरोमा इंग्रेडिएंट्स है ना, उसमें आता है स्पेशलिटी एरोमा केमिकल्स, पाइन ऑयल, टर्पीन बेस्ड एरोमा केमिकल्स, सिंथेटिक कैम्फर आता है। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स, फ्लेवर कंपाउंड्स, कस्टमाइज्ड फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स। इनके एप्लीकेशन आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। अगरबत्ती, धूप बत्ती, एयर फ्रेशनर, कॉस्मेटिक्स में जैसे वार्निश, अदर स्टफ, पूजा में तमाम चीज़ें, बाम, बाम में जो फ्रेगरेंस आती है, फ्लेवर आता है, कैम्फर वगैरह यूज़ होता है उसमें। डिटर्जेंट्स में सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, तो इन सब चीज़ों में इनका एंड यूज़ होता है। ये हो गई इनकी वैल्यू चेन। तो अब बात करते हैं क्यों हमें ये स्टॉक पसंद है। वाई डू वी लाइक ओरिएंटल एरोमेटिक्स। तो चार्ट पे आते हैं।
इनका चार्ट अगर आप देखेंगे तो कोरोना आने के थोड़ा सा पहले जनवरी फरवरी में देखें, स्टॉक बढ़िया ट्रेड कर रहा था 210 215 की रेंज में। फिर हमने देखा कि स्टॉक गिर गया क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी मार्केट गिर गई, स्टॉक भी गिर गया। और इसने अप्रैल के एंड में, सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में रिकवर किया स्टॉक ने। 125 से लो बनाया था मार्केट के साथ इसने, और उससे रिकवर करके 175 के एरिया तक चला गया। उसके बाद वापस नॉर्मल सेल ऑफ और वापस से रैली। और अभी आप देखें तो ये जुलाई जुलाई में देखिए, ये कुछ वॉल्यूम बड़ा हाई है, दो बहुत ही बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल है। उसमें बेसिकली जो बीच वाली सबसे बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो कैंडल का दिन था जिसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम है इनफैक्ट। उसी दिन जो है प्राइस 215 का लेवल क्रॉस किया, तो वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद जनरली एक पुल बैक आता है, तो वो यहाँ पे भी आया। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई के अंत में, सितंबर के स्टार्टिंग में स्टॉक वापस पुल बैक किया और 245 246 के एरिया को टच किया दोबारा से। तो वहां से एक आइडियल बाई पॉइंट था। वहां के बाद स्टॉक ने कुछ समय नहीं लिया, एक महीने के अंदर अंदर 250 भी अगर मान ले 245 से, तो 360 370 का हाई बना दिया। उसके बाद स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। और आपने देखा होगा कि ये मार्केट करेक्शन जब हुआ सितंबर में, तो स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहीं पे ट्रेड करता रहा। और वापस से इसने फिर लंबी छलांग लगाई, और उसमें वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, वो ग्रीन कैंडल है वॉल्यूम की। तो जो बढ़ रहा था जब स्टॉक, तब वॉल्यूम हाई था, जब गिरा है तो वॉल्यूम लो था, जो कि एक अच्छी बात है, बुलिश एक कह सकते हैं पैरामीटर है देखने के लिए। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फिर स्टॉक ने हाई बनाया 425 के करीब, एक्चुअली 424 पॉइंट समथिंग। और अभी देखिए तो ये स्टॉक एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि सब कुछ सही होने के कारण ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो ये तो हुआ इसके चार्ट की और सपोर्ट की बात। तो आपने इसमें एक चीज और नोटिस की होगी कि इसने फर्स्ट बेस बना लिया, अब ये दूसरा बेस है। ये जो सबसे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन है 355 के एरिया में, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉक काफी समय से ट्रेड किया हुआ है। तो ये एक इसका सेकंड बेस है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इनके बिजनेस की। तो इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो तीन है। एक तो बरेली में है, उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये कैम्फर बनाते हैं। और वहीं जो है, ये जो विक्स में कैम्फर यूज करती है पीएनजी, वो भी बनता है। अब चूंकि वो फार्मा ग्रेड कैम्फर है, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो प्लांट जो है यूएसएफडीए और ईयू जीएमपी अप्रूव्ड है। तो ये बात हो गई बरेली उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे पहला ये कह सकते हैं सिंथेटिक कैम्फर बनाने का प्लांट था। जो टेक्नोलॉजी इसके लिए ली थी इन्होंने, वो डुपॉन्ट से ली थी, जो कि एक ग्लोबल जायंट है। तो अब देखते हैं वडोदरा गुजरात का जो प्लांट है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो 2018 में ये प्लांट स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मल्टीपर्पज प्लांट है। तो ये प्लांट एक्चुअली गेम चेंजर रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि आप इसमें अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई बढ़ गई है तो उसके प्राइसेस गिर जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है वो प्रोडक्ट बनाने का कंपनी के लिए। तो कंपनी, चूंकि ये मल्टीपर्पज प्लांट है, तो वो दूसरे प्रोडक्ट बना सकती है जिनकी सप्लाई उतनी हाई नहीं है, जिनके प्राइसेस मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं। तो ये हो गया। और ये बनाते हैं अरोमा केमिकल्स। ये सेगमेंट है एक्चुअली जो कंपनी का बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है 100% से ऊपर प्लांट की चल रही है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में कुछ 60-70 करोड़ लगा के इसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी बढ़ा लेते हैं, रिएक्टर वगैरह लगा के। तो ये हुआ वडोदरा गुजरात। तीसरा जो प्लांट है इनका 2014 में स्टार्ट हुआ अंबरनाथ महाराष्ट्र में। ये प्लांट बेसिकली फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस के लिए है।
तो ये हो गए इनके 3 प्लांट। अब ये जो तीसरा प्लांट है, यहाँ पे एक बहुत ही मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। वहाँ पे ये क्वालिटी एश्योरेंस का भी काम देखते हैं। तो ये तो हो गई बातें कुछ इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में। अब आते हैं कंपनी का स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू क्या है। तो कंपनी एक्चुअली जो है ट्राई कर रही है ग्लोबल प्लेयर बनने की स्पेशलिटी अरोमा केमिकल स्पेस में। उनका बहुत ही फोकस है कि जो मार्जिन है वो इंक्रीज किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। अब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जनरली बाय डेफिनेशन लो वॉल्यूम होते हैं, तो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू, ये फोकस है इनका। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें R&D में खर्च करना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट का कंप्लायंस का बड़ा अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती। केमिकल इंडस्ट्री और इन सब फार्मा में ये एनवायरनमेंट का बड़ा रिस्क होता है। आप देखिए, अगर इनका तो ये जो मल्टीपर्पज प्लांट है, ये गेम चेंजर हो गया इनके लिए, क्योंकि ऑटोमेटेड है और यहाँ पे बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट लाइन चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें एक किसी प्रोडक्ट में सप्लाई बढ़ गई है, प्राइसेस अच्छे नहीं मिल रहे हो तो। तो ये हो गया। अब जैसे इनका फोकस ये भी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है या जो नए कस्टमर आ रहा है, उनसे जो बिजनेस आ रहा है उसको स्टिकी बनाना है। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनी है वो प्योरली B2B कंपनी है। इनका कोई एंड प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता हो। तो ये मोस्टली जो टॉप FMCG जायंट्स हैं उनको सप्लाई करता है। तो ये बात हो गई। तो आते हैं थोड़ा सा इनके बेसिक चेक्स। जैसा कि आपको याद होगा कि हम बार बार ये कहते रहते हैं कि कोई कंपनी कभी ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिसकी शेयर कैपिटल सेल्स की तरीके बढ़ रही हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अगर वो बैंकिंग स्पेस में है, फाइनेंशियल स्पेस में है, लोन देती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर लोन देती है कोई कंपनी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? पैसे। अब रॉ मटेरियल अगर पैसे हैं उसके लिए, तो शेयर कैपिटल एक इक्विटी इश्यू करना एक तरीका हो गया उनको रॉ मटेरियल बढ़ाने के लिए। रॉ मटेरियल उनका पैसे ही है। तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी कंपनी में शेयर कैपिटल एक्चुअली कम हो, बड़ी अच्छी बात है। ना बढ़ रही हो, और अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात है कि अगर कंपनी उबर कैनिबल हो, वो अपनी इक्विटी खुद खाती जाए, जैसा कि हमने देखा है पुराने वीडियोस में। तो ये हो गया इनके शेयर कैपिटल जो सेल्स की तरीके बढ़ रही है उसका क्या है। तो देखिए, 2017 में 5 करोड़ थी, 2018 में 8 करोड़ हो गई, 2019 में 17 करोड़ हो गई। तो ये क्या हो क्या रहा है? बात ये है कि इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं। 3 एक्विजिशंस किए हैं। एक तो बड़ा पुराना है 2008 का, उसकी बात नहीं करेंगे हम। 2 एक्विजिशंस इन्होंने अभी किए हैं। तो अब भाई अगर आप एक्वायर कर रहे हैं, तो या तो उनको पैसे देंगे या उनको एग्जिस्टिंग कंपनी में इक्विटी देंगे। तो ये उसकी वजह से इक्विटी बढ़ गई है। तो ये कोई रेड फ्लैग एज सच है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, आप देखते हैं ये बिजनेस साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है? देखिए, ये बिजनेस एक्चुअली एक तो B2B है। तो ऐसे तो हम प्रोडक्ट से तो जज कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जिन इंडस्ट्री के लिए इनपुट की तरीके काम करते हैं, क्योंकि ये B2B है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? FMCG ना। तो FMCG कंपनीज तो साइक्लिकल होती नहीं है बिजनेस वाइज। ठीक है। तो चूंकि जिस इंडस्ट्री के लिए ये इनपुट की तरीके काम करते हैं वो इंडस्ट्री अपने आप में साइक्लिकल नहीं है, तो ये कंपनी भी एक्चुअली साइक्लिकल नहीं हुई, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट जिसमें जा रहा है इनपुट की तरीके वो साइक्लिकल नहीं है। ठीक है भाई। हेयर ऑयल, शैम्पू, उसमें एक्चुअली साइक्लिकल होने का चांस है नहीं। तो वो बात हो गई। अभी देखते हैं कि क्या बिजनेस वाकई में एक्चुअली नॉन साइक्लिकल है पूरे टाइम के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं। देखिए, वो तो हमने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लिया, लेकिन ये भी तो होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर की कमी पड़ गई। कंपनियों ने क्या किया? जिस कंपनी को देखो उसने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। जिनका भी कुछ केमिकल से लेना देना था, जरा सा भी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया सैनिटाइजर बनाना। अभी क्या हालत है? अभी इतना ज्यादा सैनिटाइजर है कि मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहाँ पहले सप्लाई क्रंच था। तो वो हुआ क्यों? क्योंकि प्राइस। मार्केट एक इनविजिबल फोर्स है। उसके पास कोई तरीका नहीं है नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट से कम्युनिकेट करने का। तो मार्केट कैसे कम्युनिकेट करती है लोगों से? मार्केट के पास एक ही तरीका है, एक ही सिग्नल है, एक ही पैरामीटर है, प्राइस। नथिंग बट प्राइस। तो प्राइस। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट एक्स है, अगर उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
मार्केट क्या सिग्नल कर रही है? मार्केट सिग्नल कर रही है कि जो उसको मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको बोल रही है कि देखो इसका प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका प्रोड्यूस करो, इसको बनाओ, इसको मैन्युफैक्चर करो। उससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस घट जाएंगे। और अगर प्राइसेस बहुत घट रहे हैं ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट के, ये क्या सिग्नल हुआ? ये सिग्नल हुआ कि देखिए ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट में है और इसको कम बनाइए, कम करिए, वरना प्राइसेस ऐसे ही और गिरते चले जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं? सीख जाते हैं ना कि प्राइसेस देख के चल जाए। तो इसीलिए, चूंकि देखिए मार्केट इनविजिबल फोर्स है और उसमें एक ही पैरामीटर है जो काम करता है, इसलिए फंडामेंटली कभी आपको ये नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ का प्राइस कैप कर दे, उस चीज़ का प्राइस कैप कर दे, इसमें सीलिंग लगा दे, उसमें फ्लोर लगा दे। नहीं, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक ही तो पैरामीटर है, एक ही सिग्नल है उनके पास, और उसमें भी अगर आप छेड़खानी कर देंगे तो उससे डिस्टॉर्ट हो जाएगा इंसेंटिव। जैसे जैसे अगर सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ रही थी, मास्क की डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए रेट बढ़ रहे थे। अभी गवर्नमेंट आई क्योंकि वो पॉपुलिस्ट डिसीजन है कि भाई रेट कैसे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, ये तो लूटे ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? कैप कर दो प्राइस। अब अगर आप कैप कर देंगे प्राइस, तो जो बाकी लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे ना। वो क्यों बढ़ाएंगे अगर प्राइस ही ये बढ़ नहीं रहे हैं? वो तो जब प्राइस बढ़ेगा तभी उनके लिए इंसेंटिव है ना, वो ज़्यादा क्रिएट करें। तो ये हुआ मार्केट डायनामिक्स। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका प्राइस कैप कर दो। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो जाके मैन्युफैक्चर करो ना सेम चीज, फायदा उठाओ उस चीज का, प्रॉफिट बना लो। तो वो करना चाहिए। तो ये तरीका। अच्छा, आपने और एक चीज नोटिस की होगी, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट की, कि अगर गवर्नमेंट ने कानून के द्वारा अगर एक प्राइस डिसाइड कर दिया कि भाई इससे कम में ये चीज नहीं बिकेगी, तो आप पक्का मान लीजिए उस चीज की मार्केट में बढ़ोतरी हो जाएगी बहुत ज्यादा। जैसे उन्होंने किस चीज में कर रखा है? एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर में, तो आप देख लीजिए उसकी वजह से इतना इंसेंटिव खराब है कि लोग जो है, जहाँ पानी नहीं है वहां पे भी वो शुगर केन और राइस पैदा करने में लगे हैं। खूब पानी चाहिए उसके लिए, लेकिन नहीं, वो एमएसपी है तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन है। अगर एमएसपी नहीं हो तो वो रेट गिर जाएंगे और किसान जो है वो नहीं पैदा करेंगे, कुछ और पैदा करेंगे जिसमें रेट अच्छा मिलेगा। लेकिन वो हमने डिस्टॉर्ट कर रखा है। और पानी की कितनी किल्लत आ रही है वो आप समझ ही रहे हैं। तो वो देखिए एक चीज हो गई। दूसरा उदाहरण, एक होता है कंसेप्ट मिनिमम वेज का, कि भाई इससे कम में आप नौकरी पे नहीं रख सकते इंसान को, ठीक है? तो जैसे इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपने मिनिमम वेज का कंसेप्ट लगा रखा है। मान लीजिए किसी आपके यहाँ मिनिमम वेज है 20,000 पर मंथ। अब वो जो इंसान है वो 20,000 के लायक का काम ही नहीं कर रहा है, वो तो 5,000 लायक का काम कर रहा है। अच्छा, वो काम करने के लिए भी तैयार है, काम करवाने वाला भी तैयार है, लेकिन चूंकि आपका कानून कहता है कि 25,000 से ज्यादा देना है, उससे कम नहीं दे सकते, तो वो क्या करेगा? जो काम करवाना चाहता है वो नहीं हायर करेगा ना, क्योंकि वरना वो इलीगल हो जाएगा। या तो वो जुगाड़ कुछ फिट करे, है ना, थोड़ा करप्शन करे, थोड़ी ब्राइब दे, या तो वो करे वो, नहीं तो वो हायर नहीं करे। तो आपने क्या किया? आपने बड़ी खुशी से एक बढ़िया अच्छा सा कानून बनाया जो कहता है कि भाई 25,000 से कम में आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता कोई, इससे कम किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो बेचारा 5,000 कमा भी सकता था और 6 महीने काम करके कुछ सीख जाता, उसकी तनख्वाह बढ़ जाती बाद में दूसरी जगह या उसी जगह, क्योंकि अब स्किल्स आ गई, 8,000 हो जाती, 10,000 हो जाती। आपने उसकी एक्चुअली मिनिमम वेज क्या कर दिया? जीरो। तो जिस जिस कंट्री में जिस जिस जगह पे मिनिमम वेज लॉ होता है, वहाँ पे मिनिमम वेज एक्चुअली वो नहीं होता है जो कानून कह रहा होता है। एक्चुअल मिनिमम वेज जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस कानून की वजह से बहुत से लोगों को बेरोजगार बना दिया। तो ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हुआ मिनिमम प्राइस डिसाइड करने की। एक होता है मैक्सिमम प्राइस। तो मैक्सिमम प्राइस कब डिसाइड करते हैं? ये कहते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, ऑक्सीजन पे कैपिंग कर देते हैं, सप्लाई कम हो जाएगी उसकी। अच्छा, इस दवा की डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइसेस हाई हो रहे हैं, उसकी कैपिंग कर दी, वो दवा भी शॉर्टेज में चली जाएगी। तो ये गवर्नमेंट करती है, लोगों को लगता है बड़ा अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन सरफेस में बड़ा अच्छा कर रही है, एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये हो गया मार्केट डायनामिक्स के बारे में। अच्छा चलिए, अब वापस आ जाते हैं ओरिएंटल एरोमेटिक्स के बारे में, क्योंकि वो है हमारा मेन टॉपिक। तो अभी अगर देखें तो ये फ्रेग्रेंस और फ्लेवर इंडस्ट्री में है बेसिकली। तो जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उसका 5% ही लगता है इन सब चीज़ों में, एफएनएफ में। तो ये जो बिजनेस है बड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आइडेंटिटी डिसाइड करता है प्रोडक्ट की। जैसे आप जो भी सर्फ यूज करते हैं, जैसे एरियल हो गया, ठीक है, एरियल की जो वो फ्रेग्रेंस है उससे आप पहचान जाएंगे कि ये एरियल है।
तो क्या आपको लगता है एरियल जो बनाती है कंपनी वो कहेगी कि नहीं नहीं ये महंगा दे रहे हैं फ्रैग्रेंस हमें और हम दूसरे से ले लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो जो दूसरा इंसान है वो सेम फ्रैग्रेंस एग्जैक्टली तो नहीं बना पाएगा, डिफरेंस आ जाएंगे थोड़े बहुत। तो उससे कस्टमर को थोड़ा लगेगा कि कुछ तो अलग हो रहा है। तो इसलिए ये स्टिकी बिजनेस है, हाई एंट्री बैरियर, ठीक है, और लार्जली जो है नॉन साइक्लिकल है। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि जो ये कंपनियां हैं एफएमसीजी, है ना, वो जनरली एमएनसी कंपनीज है। वो क्या करती हैं, वो अगर आप देखें, अगर उन्होंने नई जियोग्राफी में इंटर किया है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो यूके की बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और वो इंडिया में इंटर कर रही है, तो वो क्या करेगी, उसका जो फेमस प्रोडक्ट होंगे उनके लिए जो फ्रेग्रेंस फ्लेवर यूज करते होंगे वो कुछ कंपनी से तो सप्लाई करते होंगे ना यूके की मार्केट के लिए। तो उन्हीं सेम कंपनी को बोलेंगे कि देखिए हम भी जा रहे हैं इंडिया और आप भी चलिए हमारे साथ। तो ऐसा करती है, तो उसमें क्या होता है कि उनका बिजनेस भी बढ़ता है। अच्छा, वो जो जो एफएनएफ की कंपनी है वो आएगी, तो वो आएगी तो सिर्फ आप वो यूके की कंपनी के लिए थोड़ी ना सप्लाई करेगी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स। वो तो फिर उसके वो एक लोकल मार्केट में भी तो कॉम्पीट करेगी कि अब आ ही गए हैं, प्लांट भी लग गया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ा यहाँ भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई इनकी जो ग्रोथ है इस बिजनेस की, वो बेसिकली लिंक्ड है एफएमसीजी सेगमेंट की ग्रोथ से, क्योंकि वहीं पे इनका प्रोडक्ट एज ए इनपुट काम करता है। तो ये बात हो गई। और जो ये फोकस है इनका वो मोस्टली डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनियां जो फोकस करती है उनके लिए, तो मतलब एमएनसी हो सकती है ये एफएमसीजी, लेकिन वो फोकस्ड है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में उनको सप्लाई करता है। और जो अरोमा केमिकल्स है वो बेसिकली लार्ज फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स की जो कंपनी है उनको सप्लाई करता है। ये तो हो गया इनका बिजनेस के बारे में जो हमने देख लिया। और आपने जैसे देखा होगा कि इनका जो डेट है वो भी काफी रिड्यूस होता चला जा रहा है। पिछले साल इन्होंने, इनके पास करीब 180 करोड़ रुपए का डेट था, कर्जा था, वो घटा के 50 करोड़ बचा है। मतलब इन्होंने 130 करोड़ रुपए रीपे कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो पीबीटी है, पैट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो वो इंटरेस्ट कॉस्ट है इनकी वो घट गई ना, तो उसकी वजह से। अच्छा, इनका जो हमने फोकस देखा था वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एरोमा केमिकल सेगमेंट में इनका फोकस जाता है, क्योंकि ये एफएनएफ में ज़्यादा कॉम्पीट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो एमएनसी डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, उस सेक्टर है, उसमें ज़्यादा कंपटीशन है। वो बड़े लोगों से नहीं कॉम्पीट करना चाहते, उनको इनपुट देने में ही ये खुश है। लेकिन एरोमा केमिकल सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे इनका फोकस है, क्योंकि मार्जिन उसमें अच्छा है, और 60-70 करोड़ इन्वेस्ट करके ये करना चाहते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% से ऊपर प्लांट रन कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली एक चीज की बात कर लेते हैं, वो है स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने उसकी बात तो की ही नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपने चार्ट में देखा होगा कि अभी ये कुछ 350 345 एरिया में घूम रहा है। तो इसका फर्स्ट बेस तो काफी नीचे है, वो 215 के आसपास में है, ठीक है। लेकिन वो तो स्टॉप लॉस ले नहीं सकता, बहुत नीचे हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड बेस है उसके लोअर एंड पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो अगर वो आप वो देखेंगे ना, तो ये आता है करीब 300 के राउंड, है ना। तो डेली क्लोजिंग बिलो 300, दैट इज योर स्टॉप लॉस। जैसा कि ये वीडियो के बारे में हमने तो बात कर ली, कंपनी डिस्कस कर ली, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कैसा लगा वीडियो, क्या सुधार सकते हैं। और ये दूसरों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे एनालिसिस। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।